नमस्कार दोस्तों, सफलता विजन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पिछले कई दिनों से आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्लास ले रहे हैं, जिसमें मैं जीएस की क्लास ले रहा हूं। पिछली मैंने जीएस में हिस्ट्री की कुछ क्लास ली और क्लास आपको कैसी लगी, आपको कैसा लगा, ये आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और अगली क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा, हमें क्या अध्ययन करना है, इसके लिए सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको अगली क्लास के विषय में जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि मैंने हिस्ट्री की शुरुआत किया। हिस्ट्री में मैंने सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 1 पढ़ाया आपको, और सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव के विषय में बताया आपको, और उद्भव कहाँ से किस स्थल से हुआ, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के विषय में बताया, और बहुत सी चीजें मैंने बताई कि इसके उत्तर में कौन सा स्थल है, दक्षिण में कौन सा स्थल है, पूरब में कौन सा स्थल है और पश्चिम में कौन सा स्थल है। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने स्थलों के विषय में जानकारी प्राप्त की। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की किस नदी के तट पर स्थित हैं, कब किसके निर्देशन पर कार्य हुआ, ये सब कुछ हमने बताया आपको। इसके बाद उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम की बात मैंने की। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ में जैसे मैंने बताया कि मांडा, साउथ में मैंने बताया आपका दायमाबाद, ईस्ट में है आपका स्थल आलमगीरपुर, जो हिंडन नदी के किनारे मेरठ यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है। आलमगीरपुर। और वेस्ट में आपका सूत का कांगेडोर, पाकिस्तान। हम लोगों ने पढ़ा, पिछली क्लास में पढ़ा, और जैसा आप जानते हैं कि स्थलों के कारण ही हमें हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यह साक्ष्य हड़प्पा के किस स्थल से प्राप्त हुआ, यह साक्ष्य हड़प्पा के किस स्थल से प्राप्त हुआ, क्या है, कैसे है, कहाँ क्या मिला, कैसी सभ्यता थी, कैसे सामाजिक व्यवस्था थी, आदि आदि। हमें हड़प्पा के स्थलों से काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी प्रकार से दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं स्थलों की कुछ जानकारी बता दूं। कुछ स्थल हैं जिनका हमें अध्ययन करना है। जैसे पहला स्थल, जैसे मैंने बताया कि सबसे पहला स्थल जो खोज की गई थी वो हड़प्पा के विषय में मैंने बताया। हड़प्पा स्थल के विषय में उस समय हमारे पुरातत्वविद के जो निर्देशक थे जॉन मार्शल, ये मैं पहले पिछली क्लास में भी बता चुका हूं। जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी जी ने रावी नदी के बाएं तट पर, किस तट पर, बाएं तट पर हड़प्पा स्थल की खोज की। फिर आगे नगर की व्यवस्था कैसे थी। नगर 2 भागों में विभक्त था। कितने भागों में? 2 भागों में। एक भाग है पूर्वी टीले के नगर, और दूसरा था पश्चिम नगर को दुर्ग टीला कहा जाता था, पूरब और पश्चिम में। लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप भी हैं, जैसा
धौलावीरा 3 भागों में विभक्त था। इसी के साथ हड़प्पा में आवास क्षेत्र के दक्षिण में आवास जो क्षेत्र बने हुए थे, जो साधारण आवास क्षेत्र बने हुए थे, उनके दक्षिण में एक कब्रिस्तान मिला, जिसे हमने क्या नाम दिया? R37 नाम दिया। क्या नाम दिया? R37 नाम दिया। और हड़प्पा सभ्यता से हड़प्पा नामक नगर से जो है हमें अन्नागार मिले, विशाल अन्नागार मिले, विशाल स्नानागार मिले। स्नानागार से जैसे हमें पता चलता है कि यहाँ पर पुरोहितों के लिए व्यवस्था की गई थी, यहाँ पर हमारा पुरोहितों का आवास था, कैसे पूजा पाठ होता था, कैसे ये होता था, यहाँ से हमें जानकारी मिलती है, धार्मिक जानकारी प्राप्त होती है। हड़प्पा नगर से हमें अभिलेख युक्त मोहरें मिली, जिसमें काफी अभिलेख निकले, लेकिन किस लिपि में लिखे गए थे? चित्राक्षर लिपि में लिखे गए थे। यानी इस सभ्यता के दौरान जो हमारी लिपि थी वो चित्राक्षर थी, जिसको पढ़ा नहीं जा सका। इसलिए हम इसे प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत इस चैप्टर को लेते हैं। फिर अभिलेख युक्त मोहरों के बाद जो है हमें मिला एक स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा। अब स्त्री के गर्भ से पौधा निकला, यानी गर्भ से उत्पत्ति एक पौधे की दिखाई दे रही है, तो इससे यह होता है कि उस समय जो है धार्मिक प्रथा के अंतर्गत उर्वरता देवी की पूजा किया करते थे। इसकी उर्वरता की देवी की पूजा किया करते थे। हमें इसके बाद गाड़ियां प्राप्त हुई। कैसी गाड़ी के नमूने खिलौने टाइप के मिले? जैसे पीतल की इक्का गाड़ी हमें प्राप्त हुई, और जैसे हड़प्पा में आपको ये मैंने बताया। अब अगला हमारा जो स्थल है वो मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो को जैसे मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि राखल दास बनर्जी ने सिंधु नदी के दाएं तट पर खोज निकाला, और वहां से किस किस चीज के साक्ष्य मिले? विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिलते हैं हमें, विशाल अन्नागार के साक्ष्य मिलते हैं। ये भी देख रहे हैं स्नानागार के साक्ष्य और अन्नागार के साक्ष्य हड़प्पा स्थल में मिलते हैं। यानी हमारे दो यहाँ से अन्नागार और स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों जगह से प्राप्त होते हैं। ये अब इस प्रकार से अगर आप याद करेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद होगा। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि प्रमुख विशेषता क्या थी। प्रमुख विशेषता ये थी इसकी, जिसको हम समकोण पर काटते थे। कैसे काटते थे? समकोण पर काटते थे। समकोण का मतलब ऐसे काटते थे, यानी हमें देख रहे हैं जैसे चौराहे टाइप दिख रहा है, समकोण पर काट रहे हैं। फिर आगे हम देखते हैं कांसे की नृत्यरत नारी की प्रतिमा मिली, जो है नृत्यरत नारी। देख रहे हैं नारियों के काफी प्रमाण मिल रहे हैं हमें सिंधु घाटी सभ्यता के। देखें, पुजारी योगी की मूर्ति मिलती है, पुजारी योगी यानी एक साधु की भी मूर्ति मिलती है, यानी पुजारी योगी की मूर्ति मिलती है। फिर देखते हैं हम घोड़े के दांत के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। भवन में कैसी ईंटों का प्रयोग किया गया था? पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। यानी हमें यह मालूम चल रहा है जो वर्तमान में पक्के मकान देख रहे हैं, इसकी शुरुआत आज से नहीं, हमें सिंधु घाटी सभ्यता से ही हो गई थी। क्योंकि हमने पहले ही पिछले क्लास में बताया था कि नगरीय सभ्यता के हमारे प्रमाण जो है इसी दौरान हमें सर्वप्रथम बार मिले थे। कई बार क्वेश्चन भी पूछा था कि नगरीय सभ्यता के प्रमाण सर्वप्रथम कब से मिलते हैं, तो हम लोग बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। फिर पशुपति शिव की मूर्ति मिलती थी, यानी हमें शिव के प्रमाण कब से मिलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि शिव के प्रमाण किस सर्वप्रथम कब से मिलते हैं, तो हम कहेंगे पशुपति शिव के प्रमाण सर्वप्रथम जो है हमें हड़प्पा सभ्यता के दौरान मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। ठीक है, आपका मोहनजोदड़ो स्थल एक समाप्त हो गया। फिर अगला स्थल है आपका चन्होदड़ो। मोहनजोदड़ो के कुछ ही दूरी पर यह स्थल प्राप्त हुआ, जिसके मैके ने स्थल को खोजा, आगे का कार्य उन्होंने किया। यह भी स्थल आपका जो है सिंधु नदी के किनारे है। आप जो चन्होदड़ो का सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से एक मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ। और यहाँ पर जो ईंटें मिली, बड़ी आकर्षित ईंटें मिली। कैसी ईंटें मिली? बहुत ही आकर्षित ईंटें मिली जो वक्राकार थी। ईंटों के बाद हमें जो है लिपस्टिक के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। लिपस्टिक के साथ से हमें यह सिद्ध होता है कि उस समय जो सौंदर्य प्रसाधन हम वर्तमान समय में देख रहे हैं, ये आज का नहीं है, हड़प्पा सभ्यता से यानी सिंधु घाटी सभ्यता से ही स्थित था। फिर देखते हैं कि जैसे मैंने कहा आपका नगर कैसे स्थित था।
कितने टीलों में स्थित था। तो लेकिन चन्नोदड़ो इसका अपवाद है। चन्नोदड़ो में दुर्ग के किसी भी प्रकार के अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं। किसके? दुर्ग के अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं। जैसे मैंने पूर्वी नगर और पश्चिमी नगर में दुर्ग टीला की बात की थी, लेकिन चन्नोदड़ो में कोई भी दुर्ग टीला प्राप्त नहीं हुआ है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। फिर अगला स्थल है हमारा लोथल। लोथल की शुरुआत जो है एसआर राव जी ने भोगवा नदी के तट पर की थी। लोथल की भी सबसे बड़ी खासियत थी मन का बनाने का कारखाना। मन का बनाने की बात हम करते हैं तो चन्नोदड़ो में भी हमें प्राप्त होता है। यानी मन का बनाने के कारखाना हमें कहां से प्राप्त होते हैं? हमारा चन्नोदड़ो और लोथल दोनों जगह से प्राप्त होते हैं। इसके बाद हमें जहाजों की गोदी यार्ड मिली। जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था, हमारे नगर 3 भागों में विभक्त, केंद्रीय नगर, तटीय नगर। यानी लोथल आपका तटीय नगर है, जहां पर एक गोदी यार्ड के साक्ष्य मिले हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि हमारी कृषि व्यवस्था कैसी थी। इन्हें हम स्तरों के विषय में ही जानकारी प्राप्त होती है। जैसे हमें धान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, बाजरा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यानी धान के साक्ष्य, धान की शुरुआत हमें हड़प्पा सभ्यता के दौरान मिलती है। और एक स्थल और है जहां से हमें धान के चावल के साक्ष्य मिलते हैं, वो है रंगपुर में ये होती है। तो एक इस प्रकार से हम कोड भी याद कर सकते हैं। रंग लो भूसी, यानी धान की भूसी होती है। रंगपुर और लोथल, यानी दोनों जगह से हमें धान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और किसके? लोथल से बाजरा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हमें एक फारस की मुद्रा की प्राप्ति हमें कहां से मिलती है? लोथल से, क्योंकि यह हमारा एक तटीय नगर था। यहां से आने जाने के जहाज हुआ करते थे। घोड़े की मृण मूर्ति भी मिली है। लेकिन घोड़े के दांत भी हमें प्राप्त होते हैं। कहां से? मोहनजोदड़ो से। फिर घोड़ों की मृण मूर्ति जो है आपकी लोथल से प्राप्त होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सूरकोटड़ा में भी जो है आपके जो है घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं। इस प्रकार से अगर हम याद करेंगे तो हमें बहुत जल्दी याद होता है कि कहां से क्या हुआ, कहां से ये हुआ। एक मम्मी प्राप्त हुई हमें लोथल से। मम्मी के प्राप्त होने से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। मम्मी जैसे ही शब्द आया तो हमारा संबंध जो है किस देश के साथ था? मिस्र देश के साथ था। फिर इसके बाद हम कालीगंगा पर आते हैं। अगला स्थल है जो हमारा कालीगंगा, जिसकी अमलानंद घोष किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। लेकिन देखिए, मैंने पक्की ईंटों का प्रयोग की बात की थी पिछले जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में, लेकिन यहाँ पर हम कच्ची ईंटों का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कच्ची ईंटों का प्रयोग हड़प्पा के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा के हमारा कालीगंगा से प्राप्त हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमारे प्राक हड़प्पा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। प्राक हड़प्पा हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए। यानी जुते, यानी हम कृषि का प्रारंभ हो चुका था, कृषि अच्छी प्रकार से जानते थे, इसलिए हमें जुते हुए खेत प्राप्त होते हैं। हमें भूकंप भी आया करता था, इसके साक्ष्य भी अगर हमें कहां से प्राप्त होते हैं? कालीगंगा से प्राप्त होते हैं। हमें अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगले कहने के साथ 7 अग्निकुंड मिले हैं। कालीगंगा से मिलते हैं अग्निकुंड, लोथल से मिलते हैं अग्निकुंड, और बनावली से अग्निकुंड मिलते हैं। यानी अग्निकुंड, लोथल, कालीगंगा और जो है बनावली से हमें प्राप्त होते हैं। और मिट्टी व सेल खड़ी की मुहर भी हमें कालीगंगा से प्राप्त होती है। दोस्तों फिर अगर हमारा अगला स्थल है धौलावीरा। जीपी जोशी कौन थे? जीपी जोशी। धौलावीरा जैसे नाम से प्रतीत होता है भारत में है तो गुजरात में, याद रखिए कहां है? गुजरात में है। नगर 3 भागों में, ज्यादातर देख रहे हैं नगर 2 भागों में विभक्त है। और चन्नोदड़ो में देखते हैं कि एक ही भाग में है, वहां पर दुर्ग टीले का वो नहीं हुआ है। लेकिन धौलावीरा हमारा 3 भागों में विभक्त था। एक किला था, एक मध्य नगर था, तीसरा निचला नगर था। धौलावीरा में हमें एक उन्नत जल व्यवस्था की प्राप्ति होती है। उन्नत जल यानी उन्नत जल प्रबंधन था, यानी एक उच्च कोटि का जल प्रबंधन था। और हमें एक विशाल जलाशय के भी प्रमाण जो है हमें धौलावीरा से प्राप्त होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्नोदड़ो, लोथल, कालीगंगा, धौलावीरा। अब अगला स्थल हमारा सूरकोटड़ा में जैसे कहां पाया गया स्थल? गुजरात में। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? घोड़े की अस्सियां हमें प्राप्त हुई, यानी घोड़े के साक्ष्य हमें यहाँ से मिले। और घोड़े के साक्ष्य हमें कहाँ से? मैंने बताया घोड़े की मूर्तियां कहाँ से मिली, घोड़े के दांत कहाँ से मिले, ये सब कुछ बताया। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है आपके साथ। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है सूरकोटड़ा गुजरात में स्थित है, और यहाँ से घोड़े के साक्ष्य मिले। फिर अगला हमारा है दैमाबाद ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है? महाराष्ट्र में।
महाराष्ट्र या प्रवरा नदी के तट पर है, जहां से हमें गैंडे और सांड के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, गैंडे और सांड के प्राप्त होते हैं। लेकिन कुछ इतिहासकार हमें कहते हैं कि यहाँ से हमें मलेरिया के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। अगला स्थान है चूतकांगे डोर। चूतकांगे डोर आपका दास्त नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित है, जो यहाँ पर प्रमुख साक्ष्य मिले हैं, यानी मृदभांडों के साक्ष्य मिले हैं और मिट्टी की चूड़ियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं हमें। अगला स्थल है हमारा आलमगीरपुर, हिंडन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से हमें मनके के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला स्थल है हमारा बालाकोट। बालाकोट के विषय में जैसे जानते ही हैं कि बालाकोट आज भी एक जो है बंदरगाह इसकी जो प्रमुख विशेषता थी, यहाँ के नगर जो है बहुत ही सुनियोजित तरीके से थे। अगला स्थल हमारा है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी के सूरज भान, तो आप याद रखिए राखीगढ़ी ये भारत का, इसकी जो प्रमुख विशेषता है, भारत के अंदर पाया गया स्थलों में ये सबसे बड़ा स्थल है। अगला स्थल है हमारा रोपड़। रोपड़ के खोजकर्ता थे हमारे यज्ञदत्त शर्मा। रोपड़ हमारा है सतलज नदी के किनारे पंजाब पर स्थित है। इसकी जो सबसे बड़ी प्रमुख व्यवस्था है, इसमें मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जो है मनुष्य जो है कुत्ते को पालन किया करता था। अगला स्थल हमारा जो है रंगपुर से जो सबसे बड़ी प्रमुख व्यवस्था है, यहाँ पे हड़प्पा के जो तीनों यानी शुरुआती जो है यानी प्राक हड़प्पा और हड़प्पा यानी विकसित हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा यानी जब वो हड़प्पा चरमोत्कर्ष पर था, उसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं हमें। रंगपुर से प्राप्त होता है प्राक हड़प्पा विकसित और उत्तर हड़प्पा के, और हमें बनावली से प्राक हड़प्पा विकसित और उत्तर हड़प्पा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मांडा से भी हमें प्राक और विकसित और उत्तर हड़प्पा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यानी तीनों काल के कहां से साक्ष्य प्राप्त होते हैं रंगपुर, बनावली और मांडा। और रंगपुर की जो सबसे बड़ी खासियत है, हमें धान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। धान के साक्ष्य हमें और कहां से प्राप्त होते हैं, मैंने बताया था लोथल, यानी आप याद कर सकते हैं रंगपुर और लोथल से हमें धान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और रंगपुर से हमें बाजरा और ज्वार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। बनावली की जो सबसे प्रमुख विशेषता थी, यहाँ पर कांच की चूड़ियां प्राप्त हुई हैं, तांबे की चूड़ियां प्राप्त हुई हैं, यानी कांच की और तांबे की चूड़ियां, यानी वर्तमान में जो नारियां आज चूड़ियां पहनती हैं कांच की, इसकी शुरुआत हमें जो है सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान ही हो चुकी थी। और तांबे की चूड़ियां भी प्राप्त होती हैं जो वर्तमान में हम देख सकते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी बनावली की, वहां पर सड़क नगर तारांकित भागों में विभाजित था। क्या था? सड़क नगर जो है तारांकित यानी तारे के आकार के भागों में विभाजित था, यानी तारांकित भागों में विभाजित था। और बनावली की हमें सबसे बड़ी विशेषता हमें मिलती है, यहाँ पर हमें एक मिट्टी का हल प्राप्त होता है। मिट्टी का हल प्राप्त होता है। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। और बनावली में हमें अग्निवेदिकाएं भी प्राप्त होती हैं, यानी हम देख रहे हैं लोथल और कालीबंगा के अलावा हमें बनावली से भी अग्निवेदिका जो है मिलती है। क्या? अग्निवेदिका, यानी जो हम वर्तमान में अग्निवेदिका देखते हैं वो आज से नहीं, हमें सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान से ही हमें प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों के विषय में जानकारी दी है। और आपको कैसी लगी मेरी क्लास? अगर आपको मेरी क्लास समझ में आ रही है तो आप लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि लाइक और कमेंट करने से हमें उत्साह होता है। और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करिए, ताकि अगली क्लास के विषय में आपको जो है कहीं खोजना ना पड़े, तुरंत जो है आपके पास जानकारी प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 21 जून है। 21 जून में को विशेष क्या होता है? एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, योग हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है। जैसा आज देख रहे हैं कोविड-19 जैसी महामारी इस समय पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में जो है फैली हुई है। इसका प्रकोप बहुत ही विस्तार से चल रहा है। इसलिए हमें अगर अपना इम्यून सिस्टम मजबूत करना है और हमें अपने शरीर का ध्यान रखना है तो हमें योग करना बहुत ही
जरूरी है। इसलिए नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में योग को जरूर शामिल करें। और दोस्तों, अब हमारी अगले चैप्टर में आपको सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 3 के विषय में हम बताएंगे, जिसमें हम बताएंगे कि सिंधु घाटी के समय में कैसा सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, और सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस प्रकार से हुआ, ये हम अगली क्लास में बताएंगे। ओके दोस्तों, ओके, बाय बाय।